नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारी कक्षा में हमारा नया चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो है सिंचाई। सिंचाई एक ऐसा विषय है जो सभी फसलों के लिए, हर प्रकार की वनस्पति के लिए महत्वपूर्ण होता है। सिंचाई से हम सभी परिचित हैं और सिंचाई की हम बात करें तो पौधों को कृत्रिम रूप से दिए जाने वाला जल सिंचाई कहलाता है। पौधों को कृत्रिम रूप से दिए जाने वाला जल सिंचाई कहलाता है, जो उनकी जल मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। पौधों को कृत्रिम रूप से दिए जाने वाला जल जो उनकी जल मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है, इस जल को हम सिंचाई कहते हैं। जल मांग एक ऐसा शब्द होता है जिसका अर्थ मतलब यह होता है कि बीज को उगाने से लेकर फसल की कटाई तक, बीज को उगाने से लेकर फसल की कटाई तक उस फसल को, उस पौधे को, उस बीज को जितने पानी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता, बीज को उगने से लेकर उसकी कटाई तक उसे जितने पानी की आवश्यकता होती है, उस पानी की आवश्यकता को हम फसल की, पौधे की जल मांग कहते हैं। तो पौधों को कृत्रिम रूप से दिए जाने वाला जल सिंचाई कहलाता है, जो उनकी जल मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। इसी सिंचाई के संदर्भ में हम बात करते हैं कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। हम पौधों को जो पानी देते हैं वह पानी हम क्यों देते हैं, क्या कारण है हमें पानी देने का पौधों को। तो देखिए बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंचाई के उद्देश्य। यानी सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला बिंदु यहां लेने जा रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा है सिंचाई की आवश्यकता पौधों की वानस्पतिक वृद्धि के लिए, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि के लिए सिंचाई जल की आवश्यकता होती है, जिससे बीज का अंकुरण, उस नवनिर्मित छोटे पौधे की वानस्पतिक वृद्धि, उस पर नई पत्तियों का, फूलों का, फलों का यानी दाने का निर्माण होता है। इन सभी क्रियाओं के लिए सिंचाई जल की आवश्यकता होती है। दूसरा बिंदु हम यहां लेने जा रहे हैं कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो फसलों को सूखे व पाले से बचाने के लिए, फसलों को सूखे से
गर्मी में अत्यधिक तापमान के कारण पौधों में और मृदा में पाया जाने वाला जल गर्म होकर वाष्प के रूप में उड़ जाता है। यानी पौधे की पत्तियों का जो जल होता है वह जल वाष्प के रूप में बाहर उड़ जाता है, यानी वाष्प उत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है और मृदा में पाया जाने वाला जल भी गर्म होकर उड़ जाता है, यानी वाष्पीकरण की क्रिया भी ज्यादा होती है। तो वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दोनों की क्रिया ज्यादा होती है और पौधा सूख जाता है। तो सूखे से फसल को बचाने के लिए, साथ ही पाले से, ये बहुत मोस्ट महत्वपूर्ण बिंदु है, फसलों को पाले से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करनी चाहिए। जैसे पत्ती के अंदर पाया जाने वाला जल, पत्ती के अंदर जो जल मौजूद होता है, यह जल रात्रि के समय मुख्य रूप से दिसंबर या जनवरी माह में, जब रात्रि के समय वायुमंडल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाता है। दिसंबर और जनवरी के माह में रात्रि के समय जब वायुमंडल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो पत्तियों के अंदर पाया जाने वाला जो जल होता है, पानी होता है, यह बर्फ के कणों के रूप में जमने लग जाता है, बर्फ के रूप में परिवर्तित होने लग जाता है, अपनी अवस्था बदल लेता है। तो पत्तियों का जो पानी होता है, यह पानी कम तापमान के कारण बर्फ में बदलने लग जाता है, और पत्तियों का पानी जब बर्फ में बदलता है तो यह पानी फैलता है, और फैलने के कारण पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है, जिस कोशिका के अंदर जल है, यह जल बर्फ में बदलता है और फैलता है, और फैलने से कोशिका भित्ति को तोड़ देता है, कोशिका भित्ति टूट जाती है, जिससे पत्तियां जली हुई, पीली पड़ी हुई दिखाई देती है। इसे हम कहते हैं हमारी स्थानीय सामान्य भाषा में दावा लगना, पौधे को, फसल को दावा लगना, जिससे पत्तियां या फसल जली हुई, पीली प्रतीत होती है। तो यह घटना दिसंबर और जनवरी माह में होती है, जब रात्रि के समय वायुमंडल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। तो यदि हम शाम के समय पौधों में हल्की सिंचाई करें तो पत्ती में जल की मात्रा बढ़ जाएगी और बढ़ा हुआ जल जमने में ज्यादा समय लेगा, और जब तक यह पत्तियों का पानी जमना शुरू होगा तब तक अगला दिन यानी सुबह का समय आ जाएगा और फसल पाले से बच जाएगी। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं सिंचाई के पीछे जो अगला उद्देश्य है हमारा, वह उद्देश्य है फसल छत्र। फसल छत्र यानी क्रॉप कैनोपी, पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के ऊपर है और भूमि का यानी वायुमंडल का कोई स्थान घिरे हुए, यानी जमीन के ऊपर जितना पेड़ है, बड़ा है, फसल का पौधा जितना बड़ा हो चुका है, उस स्थान को, उस पौधे के द्वारा घेरा गया स्थान वायुमंडल कहलाता है। भूमि के ऊपर पौधे के द्वारा घेरा गया स्थान फसल छत्र या क्रॉप कैनोपी कहलाता है। और हमारे खेत में लगाई गई फसल के आसपास का जो तापमान है, उस तापमान को कम करने के लिए हम पौधों में सिंचाई करते हैं। फसल छत्र के तापमान को कम करने के लिए सिंचाई की जाती है। पौधे को गर्मी से बचाने के लिए, उसके अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए, पौधे को ठंडा बनाए रखने के लिए उसमें सिंचाई की जाती है। नंबर 4 है सिंचाई के पीछे जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, नंबर 4 है कृषि क्रियाओं को आसानी पूर्वक करने के लिए, कृषि क्रियाओं को आसानी पूर्वक करने के लिए हम पौधों में सिंचाई करते हैं, जिससे मिट्टी की कठोर परत मुलायम हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, और खेत में निराई गुड़ाई, खेत की जुताई,
खाद उर्वरकों को मिलाना, जड़ों के विकास इत्यादि क्रियाएं आसानी पूर्वक की जा सकती है। इसी संदर्भ में सिंचाई का एक और मुख्य उद्देश्य वह है लवणों के निक्षालन के लिए, लवणों के निक्षालन के लिए, यानी राजस्थान में अधिकतर भूमि में खारा पानी है, लवणों की अधिकता है, तो यह लवण पानी के अंदर घुले हुए रहते हैं। भूमि के अंदर पाए जाने वाले लवण मुख्य रूप से कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम जो लवण है, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो लवण है, यह लवण मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर घुले हुए रहते हैं, पानी के अंदर घुले हुए रहते हैं, घुलनशील अवस्था में रहते हैं, और पानी की कमी होने के कारण जब यह पानी गर्म होता है, तो पानी गर्म होने के कारण यह पानी में घुले हुए, और गर्म पानी भाप के रूप में तो भूमि से बाहर निकल जाता है, लेकिन अपने अंदर घुले हुए लवणों को जमीन पर लाकर सफेद सफेद कणों के रूप में खार के रूप में जमा कर देता है, और इस खार के संपर्क में यदि पौधे की जड़ आती है तो उस जड़ का पानी बाहर निकल जाता है बहिर्परासरण के कारण, और ये जड़ सूखकर जलकर नष्ट हो जाती है, बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। तो जमीन के ऊपर जो लवण आकर जमा हो जाते हैं, इन लवणों को पुनः जमीन के अंदर भेजने के लिए, पानी में घोलने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। कृषि क्रियाओं को आसानी पूर्वक करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल छत्र, पौधे की पत्तियों का, टहनियों का, फूलों का, फलों का, दाने का तापमान सामान्य रखने के लिए, कम करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसलों को सूखे और पाले से बचाने के लिए सिंचाई जल की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ पौधे की वानस्पतिक वृद्धि, बीज, नवनिर्मित पौधा, नई टहनियां, पत्तियां, फूल और फलों के निर्माण के लिए, वानस्पतिक वृद्धि के लिए सिंचाई जल की आवश्यकता होती है। तो यह बिंदु थे, यह थे हमारे सिंचाई के उद्देश्य। तो हमने पढ़ा सिंचाई, पौधों को उनकी जल मांग को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से दिए जाने वाला जल सिंचाई कहलाता है। साथ ही सिंचाई के उद्देश्य भी हमने पढ़े। तो सिंचाई के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। इसी संदर्भ में अब हमें यह पता होना चाहिए कि खेत में पानी की आवश्यकता कब है, खेत में पानी कब देना है, सिंचाई कब करनी है। तो सिंचाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमें यह पता होना चाहिए कि सिंचाई कब कब करनी है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंचाई हमें कब करनी है, कब करनी चाहिए। तो बेटा देखिए ध्यान से, सिंचाई कब करनी चाहिए, सिंचाई कब करनी चाहिए। तो अब हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं सिंचाई कब करनी है। तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे नंबर 1, पौधों के आधार पर। तो पौधों के आधार पर हम किस तरीके से यह पता लगाएंगे कि अब पौधे को जल यानी सिंचाई की आवश्यकता है। तो इसी संदर्भ में हम देखिए बेटा, पहला बिंदु हमारा पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला बिंदु हम ध्यान देंगे, पौधों की बाह्य स्थिति के आधार पर सिंचाई का निर्धारण। पौधों की बाह्य स्थिति के आधार पर सिंचाई का निर्धारण। हमने हमारे खेत में फसल लगा रखी है या कोई पौधे लगा रखे हैं, तो हम प्रातः का सुबह के समय हमारे खेत में जाते हैं
और यह देखते हैं कि खेत में लगाए गए पौधों की पत्तियां मुरझाई हुई है या नहीं है। यदि प्रातः काल के समय आप खेत में जाते हैं और लगभग 2 दिनों तक लगातार खेत में प्रातः काल के समय देखते हैं कि खेत में पौधों की पत्तियां मुरझाई हुई है। यदि पौधे की पत्तियां मुरझाई हुई है तो इसका मतलब पौधे को जल की आवश्यकता है। तो प्रातः काल के समय पौधे को देखने पर, बाहर से देखने पर अगर उसकी पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई दे तो उसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहला बिंदु, पौधे के आधार पर बाहर से देखने पर प्रातः काल के समय पौधे की पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई देनी चाहिए, तो हमें पानी देना है। इसी संदर्भ में हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं। पौधों में जल की मात्रा को मापकर या कोशिका की स्थिति यानी फुलाव के आधार पर। तो बेटा ध्यान दीजिए, पौधों में जल की मात्रा को मापकर हम देखते हैं कि पौधों में जल की मात्रा यानी पादप कोशिका की हम बात करते हैं। पादप कोशिका पौधे की पत्ती है और पत्तियों में असंख्य कोशिकाएं होती है। इन पत्तियों में पाए जाने वाली, यदि हम किसी एक कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका की अगर हम बात करें तो पादप कोशिका में जल को एकत्रित करने के लिए एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम कहते हैं रिक्तिका। इस रिक्तिका में पौधे के अंदर पाया जाने वाला जो जल होता है वह जल संग्रहित होता है, और यदि इस जल की मात्रा में कमी हो जाए, अत्यधिक तापमान के कारण, गर्म हवाओं के कारण, मिट्टी में सिंचाई नहीं यानी पानी नहीं देने के कारण, या पौधा जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, पौधे का आकार ज्यादा बड़ा है, तो पौधे के द्वारा उस कोशिका में पाए जाने वाले जल का अधिक उपयोग करने के कारण रिक्तिका में पाए जाने वाले जल की कमी हो जाती है। जो जल है उस जल की कमी हो जाती है और रिक्तिका सिकुड़ जाती है। रिक्तिका सिकुड़ जाएगी तो कोशिका वृत्ति भी यानी पूरी की पूरी कोशिका भी, पादप कोशिका भी सिकुड़ जाएगी, और पादप कोशिका सिकुड़ेगी तो पत्तियां भी, पूरे पौधे की पत्तियां जली हुई, मुरझाई हुई, सूखी हुई दिखाई देने लग जाएगी। तो इसके आधार पर भी हम पौधों में सिंचाई कर सकते हैं। नंबर 3, तीसरा बिंदु है जिसके आधार पर हमें हमारे खेत में पौधों में सिंचाई करनी है, तो वह है पत्तियों का तापमान मापकर। जिस प्रकार गर्मी होने पर वातावरण का तापमान बढ़ता है, गर्मी के कारण हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, इसी प्रकार जब पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा गिरता है तो पत्तियां भी गर्म होती है, और एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं हम इंफ्रा रेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर देखिए क्या करता है, पौधे की जो पत्तियां हैं, पौधे की जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां यदि आवश्यकता से ज्यादा गर्म हो जाती है और हम इंफ्रारेड थर्मामीटर को इन पत्तियों के ऊपर लेकर जाते हैं तो इस पत्ती का बनने वाला जो चित्र होता है वो पूरा का पूरा लाल, गरम, जलता हुआ दिखाई देता है। उस थर्मामीटर में देखने को वो पत्ती लाल रंग की जली हुई दिखाई देती है। यदि पूरा पौधा लाल रंग का दिखाई दे यानी पौधे का तापमान बढ़ चुका है और उसमें सिंचाई करने की जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा हम पत्तियों का तापमान मापते हैं, और इस इंफ्रारेड थर्मामीटर से पत्तियों को देखने पर यह पत्तियां लाल रंग की जली हुई दिखाई देती है। अगर ऐसे लाल रंग की दिखाई दे तो
हमें सिंचाई करनी है। इसी संदर्भ में हम अगला बिंदु लेते हैं कि सिंचाई हमें कब करनी है। तो बेटा ध्यान दीजिए, अब अगला बिंदु है क्रांतिक अवस्था के आधार पर। तो बेटा यहां पर एक शब्द है क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था का मतलब होता है पौधे के जीवन काल का वह समय, ध्यान देना, इसे नोट भी कर लेना, पौधे के जीवन काल का, पूरे जीवन काल का, जीवन काल का, तो पौधे के जीवन काल का वह समय जब पौधा पानी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। पौधे के जीवन काल का वह समय जब पौधा पानी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। यानी पौधे के जीवन काल मीन्स बीज बोने से लेकर कटाई। पौधे का जीवन हो गया बीज के उगने से लेकर उसकी कटाई करना। तो पौधे के जीवन काल का वह समय जब पौधे को ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा पानी की जरूरत होती है, या इस समय पानी की कमी हो जाए तो पौधा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, मुरझा जाता है। तो इस समय को, पौधे की इस अवस्था को हम कहते हैं क्रांतिक अवस्था। तो क्रांतिक अवस्था के आधार पर भी हम पौधे में सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। इसी संदर्भ में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से पौधों में कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती है। तो बेटा ये टॉपिक अभी क्रांतिक अवस्था वाला हम 2 मिनट बाद में लेते हैं। साथ ही अब हम जिस पौधे में सिंचाई का जो निर्धारण करेंगे वह निर्धारण करेंगे हमारा, तो वह निर्धारण है हमारा मृदा नमी, मृदा नमी के आधार पर। क्रांतिक अवस्था का बिंदु है जो भी डिटेल से लेंगे, समझेंगे। मृदा नमी के आधार पर सिंचाई का निर्धारण करना। तो देखिए बेटा क्या होता है, खेत में सिंचाई करने के, खेत में सिंचाई करने के लगभग 36 से 48 घंटों के बाद, खेत में सिंचाई करने के 36 से 48 घंटों के बाद खेत की मृदा में, खेत की मृदा में उपस्थित जल की मात्रा को, उपस्थित जल की मात्रा को उस स्थान की क्षेत्र क्षमता यानी फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। ध्यान देना बेटा सभी, काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रश्न भी पूछा गया है, जेट में ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रांतिक अवस्था किसे कहा जाता है। तो खेत में सिंचाई करने के 36 से 48 घंटे के बाद उस मिट्टी में कितना पानी बच जाता है, बचे हुए पानी की मात्रा कहलाती है उस स्थान की, उस मृदा की, उस जल की क्षेत्र क्षमता। उपस्थित जल की मात्रा को कहा जाता है क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी। आज हमने खेत में पानी दिया, 48 घंटे के बाद हम देखेंगे खेत की मिट्टी कितनी गीली है, उसमें कितना पानी है, तो उपस्थित पानी की मात्रा कहलाती है उसकी फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता। और बेटा एक यहाँ पर एक शब्द और आता है स्थायी मलानी बिंदु। ध्यान दीजिएगा, स्थायी मलानी बिंदु का मतलब होता है कि पौधा इतना सूख चुका है, इतना ज्यादा सूख चुका है कि अब आप उसमें कितना भी पानी डाल दीजिए, कितनी भी सिंचाई कीजिए, वह पौधा वापस से हरा भरा नहीं होगा। तो पौधे में स्थायी सूखापन, पौधा हमेशा के लिए सूख जाए, अब आप उसमें कितना ही पानी दीजिए, तो वह अवस्था कहलाती है पौधे की स्थायी मलानी बिंदु। तो बेटा ध्यान दीजिए, क्षेत्र क्षमता यानी खेत की मिट्टी में पानी देने के 36 से 48 घंटे के बाद बचा हुआ पानी, और
एक पानी की ऐसी अवस्था है कि वह पानी पूरा मिट्टी से समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, पौधा सूख चुका है। तो क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु यानी खेत की मिट्टी में उपस्थित पानी और एकदम खेत की मिट्टी का सूखा हो जाना, इसके मध्य जो जल पाया जाता है उसे हम कहते हैं प्राप्य जल। प्राप्य जल का मतलब होता है खेत में आपने पानी दिया और पानी देने के 36 से 48 घंटे के बाद और उस पानी के पूरा सूख जाने के बीच का जो समय है, ठीक है, 36 से 48 घंटे के बाद और उस पानी के पूरा सूख जाने के बाद का, मिट्टी पूरी सूख जाने के बाद के जो बीच का समय होता है जब पानी उपस्थित होता है जिसे पेड़ पौधों की जड़ें खींच सकती है, ग्रहण कर सकती है, तो वह पानी कहलाता है बेटा प्राप्य जल। ठीक है, अब हम यदि खेत की मिट्टी में पानी उपस्थित है तो आपको सिंचाई नहीं करनी, यानी क्षेत्र क्षमता पर सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है। और जब खेत की मिट्टी सूखना शुरू हो जाए, स्थायी मलानी बिंदु आए, उससे पहले हमें खेत में सिंचाई कर देनी है। तो खेत की मिट्टी में सिंचाई का निर्धारण करते हैं मृदा नमी के आधार पर, क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा मापकर, पौधों में जल की मात्रा को मापकर, कोशिका भित्ति, कोशिकाएं खुली हुई है नहीं खुली हुई है उसके आधार पर, या पौधे की बाह्य स्थिति जो प्रातःकाल के समय खेत में जाकर हम देखते हैं कि पौधा मुरझाया हुआ है या सूखा हुआ है, इसके आधार। इसी संदर्भ में अभी हमने एक शब्द छोड़ा था क्रांतिक अवस्था। थोड़ा ये बहुत मोस्ट महत्वपूर्ण बिंदु है, क्रांतिक अवस्था हम सभी को पता होनी चाहिए और यह लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में आता है। तो अब हम यहां पर एक शब्द लेने जा रहे हैं क्रांतिक अवस्था। तो क्रांतिक अवस्था का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि पौधे के जीवन काल का वह समय जब पौधा जल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। इस अवस्था को क्रांतिक अवस्था कहते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए, पौधे के जीवन काल का वह समय, बीज बोने से लेकर कटाई तक का वह समय जब पौधा जल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, यानी उस समय पानी चाहिए। यदि पानी नहीं दिया जाएगा तो पौधा स्थायी मलानी बिंदु हमेशा के सूख जाएगा। तो पौधे के जीवन काल का वह समय जब पौधा पानी की कमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है, तो इस अवस्था को हम कहते हैं पौधे की क्रांतिक अवस्था है। तो अब हम कुछ मुख्य क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ा ध्यान दीजिए, इधर हम लिख रहे हैं फसल का नाम, जैसे मक्का। मक्के की फसल की क्रांतिक अवस्था होती है, देखिए क्या होता है, नर मंजरी यानी टैसल मीन्स नर पुष्प। नर मंजरी बनते समय और दाने का निर्माण होते समय। मक्का एक ऐसा पौधा है जिसमें लगने वाले नर पुष्प मीन्स टैसल पहले परिपक्व होते हैं। तो वह पौधा जिसमें नर फूल यानी टैसल पहले परिपक्व होते हैं, जिसे प्रोटोएंड्री पादप भी कहा जाता है। तो प्रोटोएंड्री, इधर नाम लिख रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। प्रोटोएंड्री पादप का उदाहरण है मक्का। वह पौधा जिसमें नर पुष्प पहले परिपक्व होते हैं उसे कहा जाता है प्रोटोएंड्री पादप, यानी मक्के में नर फूल पहले बनते हैं, उस समय पानी देना है। दूसरा, जब दाने का निर्माण यानी भुट्टा बनने लग जाए उस समय पानी देना है। इसी संदर्भ में हम एक और फसल का उदाहरण लेते हैं, जैसे धान की हम बात करते हैं। धान में कल्ले
निकलते समय, कल्ले निकलते समय धान की फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ फूल आने से पहले व दाना बनते समय, कल्ले निकलते समय, धान में जब तना निकलेगा, तना निकलते समय, फूल आने से पहले और दाना बनते समय पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में मूंगफली सुइयां निकलते समय, सुइयां निकलते समय, यहां सुइयां निकलने का मतलब होता है बेटा मूंगफली का जो फूल होता है उस फूल के मध्य से वर्तिका, हम सभी को पता है साहब पौधे के ऊपर जो लगने वाला फूल है उस फूल की वर्तिका ज्यादा लंबी और बड़ी हो जाती है और यह वर्तिका गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के खिंचाव, जो पृथ्वी का खिंचाव होता है, बल होता है, उसके कारण भूमि के अंदर चली जाती है और भूमि के अंदर जाकर फली का निर्माण करती है। तो मूंगफली के फूल से वर्तिका का निकलना कहलाता है सुइयां निकलना। यह लगभग मूंगफली लगाने के 50 से 60 दिन बाद यह अवस्था आती है। 55 से 60 दिन बाद, तो 55 से 60 दिन बाद मूंगफली में आती है सुइयां निकलने की अवस्था। यानी इस अवस्था को कहा जाता है, बेटा ध्यान देना, पैगिंग अवस्था। बहुत बार कंपटीशन परीक्षा में पूछा गया है, मूंगफली की सबसे क्रांतिक अवस्था है वो है पैगिंग अवस्था, सुइयां निकलते समय, यानी वर्तिका लंबी हो जाती है और अंदर जाकर भूमि में फली का निर्माण करती है। इसे कहा जाता है मूंगफली में पैगिंग अवस्था। यह मूंगफली की क्रांतिक अवस्था है। इसी संदर्भ में अब हम एक फसल की सबसे मुख्य क्रांतिक अवस्था पढ़ने जा रहे हैं जो हम सभी को पता होनी चाहिए। तो बेटा देखिए, यह है गेहूं। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल में, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक खाने में उपयोग में लिया जाने वाला जो जल है वह, सॉरी, जो खाद्यान्न है, अनाज है, वह हमारा गेहूं। तो विश्व का सबसे मुख्य खाद्यान्न है गेहूं। तो हमें पता होना चाहिए कि गेहूं में पानी कब कब देना है। बेटा ध्यान दीजिए, गेहूं में सिंचाई की जो मुख्य क्रांतिक अवस्था है वह है, सबसे पहली क्रांतिक अवस्था है CRI अवस्था। CRI अवस्था का मतलब होता है, सी का मतलब है बेटा शीर्ष यानी क्राउन, ताज, मुकुट। आर का मतलब होता है जड़, रूट बोलते हैं जड़ को। और आई का मतलब होता है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, ठीक है। शीर्ष, जड़, फुटान अवस्था। जब हम मिट्टी में गेहूं का दाना यानी बीज बोते हैं तो इस बीज के ऊपर से एक जड़ निकलती है जो भूमि के अंदर जाती है और इस बीज से दो पत्तियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो गेहूं बोने के बाद ऐसी अवस्था जब दाने के ऊपर से जड़ निकले, ऊपर से होती हुई जड़ निकले और दो पत्तियां बन जाए, इस अवस्था को कहते हैं क्राउन रूट इरिगेशन, सीड्स जड़ फुटान अवस्था, जो फसल बोने की 20 से 25 दिन बाद आती है। फसल बोने के 20 से 25 दिन बाद आती है कौन सी? CRI अवस्था, क्राउन रूट इरिगेशन स्टेज। नंबर 2 है कल्ले यानी टीलर निकलते समय। जो हमने गेहूं का पौधा लगाया है उस गेहूं के पौधे में जड़ बन चुकी है और उस जड़ बनने के बाद उसमें से तने निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी तने। ये जो तने होते हैं इन तनों को हम कहते हैं कल्ले यानी टीलर। यह समय होता है फसल बोने के 40 से 45 दिन बाद का। तीसरी अवस्था है जॉइंटिंग यानी गांठें बनते समय।
ज्वाइंटिंग स्टेज का मतलब होता है गांठें बनते समय। तो गांठें बनते समय देखिए बेटा क्या होता है, जो तना होता है उस तने के ऊपर गांठें बनती है और तना आगे बढ़ता है, फिर गांठ बनती है, फिर तना आगे बढ़ता है और ऐसे बढ़ते हुए पौधे की वृद्धि होती है। तो तने के ऊपर जो पोड़ बनते हैं, पेड़ बनते हैं, यानी गांठें बनती है, उस अवस्था को कहा जाता है ज्वाइंटिंग अवस्था। यह फसल होने की 60 से 65 दिन बाद आती है। इसी संदर्भ में गेहूं में सिंचाई की जो अगली मुख्य अवस्था है वह है पुष्पन अवस्था, फूल आते समय। तो बेटा गेहूं के पौधे में जो फूल आते हैं वह आते हैं डंगी यानी बाड़ी के रूप में। उस समय पानी की आवश्यकता है, तो वह अवस्था आती है 80 से 85 दिन बाद। इसी प्रकार मिल्किंग यानी दूधिया अवस्था, जब गेहूं में डंगी यानी बाली लगना शुरू हो जाएगी, आपने देखा होगा उस डंगी या बाली में पानी के जैसा एक पदार्थ, उन कच्चे दानों के अंदर पानी के जैसा एक पदार्थ भरा हुआ रहता है, वह कहलाता है दाने का दूध। और वह पानी के जैसा पदार्थ जो दानों में भरा रहता है, यही पानी के जैसा जो पदार्थ है यह सूखकर कठोर हो जाता है और दाने का निर्माण करता है। इसे कहा जाता है मिल्किंग स्टेज यानी दूधिया अवस्था, जो फसल होने के 100 से 105 दिन बाद आती है। इसी संदर्भ में लास्ट अंतिम मुख्य अवस्था है गेहूं में सिंचाई की, वह है सुखाव अवस्था। जब डंगी के अंदर जो दाना है वह दाना सूख चुका है, कठोर हो चुका है, यहाँ पीला पड़ चुका है, पीला हो चुका है, इस अवस्था को हम कहते हैं सुखाव अवस्था। यह सुखाव अवस्था आती है गेहूं की फसल होने के 120 से 125 दिन बाद। तो गेहूं में जो 4 माह का जो गेहूं का एक समय होता है, खेत में लगने का समय होता है, पूरे 4 महीने खेत में पानी नहीं देना है। गेहूं के खेत में 10 बार, 15 बार, 18 बार पानी नहीं देना है। केवल इन क्रांतिक अवस्थाओं पर ही गेहूं में पानी देना है, जिससे हम कम पानी में अच्छी फसल उत्पादन ले सकते हैं और फसल को अन्य प्रकार के रोग और कीटों से बचा सकते हैं। यह क्रांतिक अवस्था 6 प्रकार की है गेहूं में। ये अवस्थाओं के नाम, ये फसल होने के कितने दिनों के बाद यह अवस्था आती है, इस अवस्था को कहते हैं बेटा, पहली अवस्था है सियाराई अवस्था, दूसरी कल्ले निकलते समय, तीसरी ज्वाइंटिंग अवस्था, चौथी पुष्पन, पांचवी मिल्किंग यानी दूधिया अवस्था और छठी बेटा सुखाव की अवस्था। जब बाली पीली पड़ जाएगी, सूख जाएगी, दाना कठोर हो जाएगा। तो ये है बेटा सिंचाई का आज का हमारा बिंदु। तो आप सभी इनको बेटा ध्यान से लिखकर याद करना, ठीक है। ये गेहूं की क्रांतिक अवस्था है, इसे हम कहते हैं बेटा, इन अवस्थाओं को अगर आप शॉर्ट में याद करना चाहें तो इसे हम कहते हैं CP ज्वाइंट। CT को ज्वाइंट करना है, C फॉर सियाराई अवस्था, T फॉर टीला निकलते समय और ज्वाइंट यानी जुड़ाव, गांठ बनने वाली अवस्था। तो CT को ज्वाइंट करना है और FMD बजाना है, FMD को बजाना है। CT को ज्वाइंट करना है और FMD को बजाना है। तो F का मतलब बेटा है फ्लावर, फूल निकलते समय, M का मतलब है मिल्किंग, दूध बनते समय, और D का मतलब है ड्राई, सुखाव की अवस्था। तो CT ज्वाइंट, FMD, CT ज्वाइंट